हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड सब कुछ सही चल रहा होगा, जैसे कि मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ और मैं विश करती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो। तो यार, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कीपिंग क्वाइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बिकॉज यार हम लोग को नहीं आता है चुप रहना, या हमें नहीं आता है शांत रहना, काम रहना। तो वो आप लोग आज इसके साथ सीख सकते हो बिकॉज पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स कि आप इस चीज़ को करो, आप चुप रहो। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या कवर करा था लास्ट लेक्चर में। हमने कवर करा था लॉ स्प्रिंग विच इज रिटन बाय अनीस जंग। ये हमने कवर करा था। ठीक है, आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा ने इस पोएम को लिखा है। ही इज द पोएट ऑफ द पोएम एंड हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग साइलेंट रहें, शांत रहें, चुप रहें। उससे पहले हम ऑथर के बारे में देख लेते हैं। पैब्लो नेरूडा रोट इन अ वेराइटी ऑफ स्टाइल्स। बहुत स्टाइल्स में वो लिखते थे, अलग अलग स्टाइल्स में लिखते थे, इंक्लूडिंग सरियलिस्ट पोएम्स। सरियल मतलब कि सरियलिस्ट पोएम मतलब कि क्या होता है? सरियल जो चीज़ सच में है बट आपको लग नहीं रहा है कि वो चीज़ है। मतलब कि आप बोलते हो ना, सो सरियल, मतलब कि यार ऐसे लग रहा है कि चीज है ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता कि चीज कैसे है। दैट इज सरिल। ओके, लॉजिकल एपिक्स, ओवर्टली पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज, प्रोज ऑटोबायोग्राफी एंड पैशनेट लव पोएम्स such as one's obese collection 20 love poems and a song of despair. Neruda won the Nobel Prize for Literature in 1971। उन्होंने 1971 में नोबेल प्राइज भी रिसीव किया था। ओके, करते हैं स्टार्ट हमारा आज का लेक्चर विच इज कीपिंग क्वाइट। ओके, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पे पोएम में हमारे पोएट कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। 12 मंथ हो सकता है, 12 ईयर हो सकता है, 12 सेकंड हो सकता है, 12 मिनट हो सकता है, 12 आवर हो सकता है, 12 दिन हो सकता है, 12 हफ्ते हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है बट हम 12 तक गिनेंगे और हम स्टिल हो जाएंगे, हम स्टिल हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस लाइक अर्थ के लिए, मतलब एक बार। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमने किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। हमें किसी भी, लेट्स नॉट स्टॉप फॉर अ सेकेंड, थोड़े टाइम के लिए हम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। डू नॉट मूव्स आर आर्म सो मच, हम लोग अपने आर्म्स को ज़्यादा मूव ना करें। अब इन लाइन्स का मतलब क्या है? वो चाहते हैं कि हम शांत हो जाए, हम स्टिल हो जाए, हम 12 तक गिने। जब हम 12 तक गिन रहे होंगे तो हमारे पास और कुछ सोचने का टाइम नहीं होगा। हम अपने करियर पे नहीं सोच रहे होंगे, हम टेंशन्स नहीं सोच रहे होंगे, हमें हमारी किसी से लड़ाई होगी हम उस बारे में नहीं सोच रहे होंगे। हमारे आर्म्स हम ज़्यादा मूव ना करें, इसका मतलब है कि ज़्यादा हाथ पैर ना चलाए, जिससे लड़ाइयाँ होती हैं, जिससे झगड़े होते हैं। शांत हो जाए, एकदम स्टिल हो जाए, चुप हो जाए। ये हमारे जो पोएट है वो चाहते हैं। ओके, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉटिक मोमेंट? एग्जॉटिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी मोमेंट जो कभी देखी नहीं, कभी हुई नहीं, नेवर हैपेंड। एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा जब हम ऐसा करेंगे, हम शांत हो जाएंगे तो। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, कोई रश नहीं, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कुछ नहीं। विदाउट इंजन्स, अब इंजन्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ इंजन्स ही नहीं, विदाउट इंजन्स मतलब कि इंजन्स नहीं चलेंगे, पोल्यूशन नहीं होगा, धुआं नहीं निकलेगा गाड़ियों से। ठीक है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उस साइलेंस में हम सब साथ में होंगे, हम सब कनेक्टेड होंगे, क्योंकि सब शांत है तो हम सब कनेक्टेड होंगे। इट इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी, मतलब कि एक ऐसी चीज होगी जो कभी हुई नहीं है और वो अचानक से होगी। राइट, फिशरमैन इन द कोल सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन जो है, जो कोल सी में वेल्स को हार्म करते हैं, जो हंटिंग करते हैं, वो उन्हें हार्म नहीं करेंगे। अब इस लाइन का सिर्फ यही मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि लोग जो है वो एनिमल्स को हार्म नहीं करेंगे। पीपल वोंट हार्म एनिमल्स अगर वो लोग शांत है, स्टिल है, मेडिटेटिव स्टेट में है,
एकदम होते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन वाली स्टेट में, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, तो हम समझ पाएंगे कि हम क्या गलत और सही करें। तो यहाँ पे जो फिशरमैन है वो कोल सी वे वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, मतलब कि जो लोग हैं वो एनिमल्स को हंट नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, सब शांत होंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट विल लुक एट हिज हैंड्स, हर्ट हैंड्स। और जो इंसान सॉल्ट इकट्ठा करता है, जो रोज का काम है जिसका सॉल्ट इकट्ठा करना, वो उसे टाइम मिलेगा अपने हाथों को देख पाने में कि उसके जो हाथ है वो कितने घिस चुके, खराब हो चुके हैं। इस लाइन का भी ये कहने का मतलब है कि जो लोग अपने रोज हार्ड वर्क से घिसा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, रोज हार्ड वर्क कर रहे हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनको टाइम मिलेगा इंट्रोस्पेक्ट करने का, सोचने का। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब कि अपने आप में झांकने का टाइम मिलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक क्या पाया है, क्या खोया है, उन्होंने क्या रिसीव करा है, ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो उसका कुछ इम्पैक्ट है भी कि नहीं है, कि बस वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो दे विल गेट टू नो देमसेल्व्स वेरी वेल। ओके, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि ग्रीन वॉर्स मतलब क्या, जो लोग डिफॉरेस्टेशन जो करते हैं, जो लोग पेड़ों को, प्लांट्स, पौधों को, एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, उसे कहते हैं ग्रीन वॉर्स। जो लोग एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, वॉर्स विद गैस, जो हम लोग इतना पोल्यूशन, इतना सब कुछ फैलाते हैं, गैस वगैरह। वॉर्स विद फायर, जो फायर से वॉर्स होते हैं, गोलियों से वॉर्स होते हैं, जहाँ पे आदमी एक दूसरे आदमी को मार रहा है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वहाँ पे जीत तो होती है बट कोई सर्वाइवर ही नहीं बचता। तो ये कैसी जीत है जहाँ पे कोई सर्वाइवर ही नहीं बचता। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो वो लोग भी जब शांत हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो वो क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे। मतलब क्लीन क्लोथ्स मतलब कि जो लोग वॉर्स में जाते हैं, सोल्जर्स, वो खून से लदे होते हैं, उनके हाथों में या फिर उनके लाइक बोल सकते हैं ना, उनके कपड़ों में खून होता है क्योंकि उन्होंने किसी को मारा होता है, राइट। तो वो भी क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे एंड अपने ब्रदर्स के साथ जिनसे वो लड़ाई करते हैं, उनके साथ वो हाथों में हाथ डाल के घूमेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, और शेड में रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा होगा। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं जो चाहता हूँ आप उसे टोटल इनएक्टिविटी नहीं समझिएगा कि आप एकदम इनएक्टिव हो गए हैं, मतलब कि एकदम ऐसे सो गए। सोना नहीं समझिएगा, लाइक अ डेड पर्सन यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा मेडिटेशन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो बोल रहे हैं कि लाइफ यही है। मैं ये नहीं चाहता कि आप इसे डेथ से कंपेयर करो, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइलेंट हो जाओ तो मतलब जैसे एक डेड बॉडी हो जाती है वैसे ही नहीं। आप काम सारे कर रहे हो, बट जो काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आप एनालाइज करो, ज़्यादा रिएक्टिव ना रहो, मेडिटेट करो, वो ये कहना चाह रहे हैं। ओके, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम लोग सब एक जैसा नहीं सोच रहे होते, सिंगल माइंडेड मतलब कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते कि ताकि हमारी लाइफ चलती रहे, फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज चैलेंज माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। तो एक टाइम के लिए कि हम लोग इतना पैसों के पीछे, इतना करियर के पीछे भाग रहे हैं, तो यार वो जो ह्यूज साइलेंस है, जो सैडनेस है हमारे अंदर, जो दुख है, वो इसको इंटरप्ट कर सकता है। मतलब कि जो मेडिटेशन है इंटरप्ट हो सकता है जब आप शांत रहो, जब आप चुप रहो, जब आप ये एनालाइज करो कि यार इन सबसे कुछ नहीं रखा है, सबसे पहले हमारा माइंड है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम अपने आप को समझ पाएंगे ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। और जो लोग मरने से अपने आप को डराते हैं, वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि नहीं भाई, इतना सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारा माइंड है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। हमें अर्थ सिखाती है कि जब सब कुछ डेड नजर आता है, जब कुछ एक टाइम आता है ना, स्प्रिंग सीजन आता है, उसके बाद ऑटम आता है, जब सब कुछ डेड हो जाता है, पतझड़ का टाइम आ जाता है, राइट, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, फिर वापस से अलाइव हो जाती है। तो ये कहना चाह रहे जैसे अर्थ है वो रेजुविनेट करती है अपने आप को, वो ब्रेक लेती है, वो सांस लेती है, थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करती है और वापस और खिल जाती है, वापस और ब्राइट हो जाती है। वैसे ही हमें अर्थ से सीखना चाहिए, ठीक है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप क्वाइट रहे एंड मैं जाता हूँ, ठीक है। ओके, अब सेंट्रल आइडिया क्या है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये हमने समझना है।
The central idea of the poem Keeping Quiet is composed by Pablo Neruda is that in this poem, इस poem में the poet suggests that he will count to 12. Poet suggest करते हैं कि वो 12 तक गिनेंगे and everybody will keep still. सब लोग silent रहेंगे. He suggests that on the earth, at our dwelling place, अर्थ पे जहाँ हम रहते हैं, dwelling place मतलब जहाँ हम रहते हैं, we should be silent and motionless for a few moments. हमें silent होना चाहिए, motionless होना चाहिए थोड़े टाइम के लिए. He asks all the human beings to stop all worldly activities. So सारे human beings को बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, सारी worldly activities को रोक दो for some time and spend a few moments in a quiet introspection. कुछ टाइम अपने साथ इंट्रोस्पेक्ट करने में बिताओ, कुछ टाइम अपने आप को जानने में बिताओ. इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, जिससे हम अपने आप को समझ पाएंगे. वी आर ऑलवेज इन हरी, हम लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं. He says that stillness and silence will help man in creating a feeling of mutual understanding. Stillness and silence की वजह से हम लोगों के बीच में एक mutual understanding आ पाएगी and among human beings, और सारे human beings के बीच में भी. That's why the poet Pablo Neruda had discussed the need of maintaining peace and silence in the poem Keeping Quiet. और इसीलिए Pablo Neruda ने यहाँ पे इसका जिक्र करा है कि साइलेंस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम दूसरों को समझ पाएंगे, हम अपने आप को समझ पाएंगे, और हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, ओके. अब आ जाते हैं सबसे अमेजिंग पार्ट पे, जो कि है फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस. तो पहले स्टैंजा में फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा का यूज हुआ है. एनाफोरा का मतलब होता है कि किसी एक शब्द से या किसी एक पर्टिकुलर मतलब बोल सकते हैं कि वर्ड से आपकी दो कॉन्जिक्वेटिव लाइंस स्टार्ट हो रही हो. लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स, तो लेट्स इज स्टार्टिंग टू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस. एक के बाद एक लाइन स्टार्ट हो रही हो, एक के बाद एक होनी चाहिए, और एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हो, दैट इज एनाफोरा. ओके, फिर आते हैं हम दूसरे एजोनेंस. एजोनेंस मतलब कॉन्सोनेंट नहीं, जो हमारे वॉवल है, वॉवल साउंड्स वाले वर्ड साथ में आ जाए तो वो एजोनेंस होता है. वॉवल साउंड्स वाले वर्ड जैसे नाउ, वी, विल, काउंट. देखो नाउ यहाँ पे ओ है, ठीक है, नाउ, वी, विल, काउंट, 2, 12, तो ये वॉवल साउंड वाले. तो एजोनेंस और ऑलिट्रेशन हर जगह होती है. ऑलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट सेम होता है. ऑलिट्रेशन, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड जो वॉवल नहीं होते, जैसे कि डब्ल्यू, व साथ में आ गए. ओके, सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म का मतलब होता है कि किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को या किसी छोटी सी चीज को या किसी एक वर्ड को हर चीज को डिनोट कर देना. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि माई हैंड्स आर शिवरिंग. तो यहाँ पे अब आप इसको, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी, चलो अच्छा ठीक है, माई आर्म्स आर शिवरिंग. तो मैं आर्म्स से डिनोट पूरी बॉडी कर रही हूँ, मतलब मैं पूरा शिवर कर रही हूँ. ठीक है, तो आर्म्स इज डिनोटिंग पूरी बॉडी. ओके, दैट इज सिंबोलिज्म. तो यहाँ पे देखो लिखा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12. अब 12 सिंबलाइज क्या कर रहा है? 12 12 महीने हो सकते हैं, 12 दिन हो सकते हैं, 12 टाइम हो सकता है, मतलब कि जो भी है आप 12 सिंबलाइज ये करता है. फिगर ऑफ स्पीच मेटोनॉमी. मेटोनॉमी होता है कि भाई is a figure of a thing or concept is referred to a name or something closely associated. हाँ, सिम्बोलिज्म ही होता है, बट सिम्बोलिज्म से थोड़ा अलग होता है. जैसे your language is used to represent different races and culture, कि मतलब छोटी चीज दूसरी चीजें बता रही हो. सिम्बोलिज्म से कैसे अलग होता है? सिम्बोलिज्म भाई होता है कि involves using an object or action to represent an idea. ये बताता है एक एक्शन और आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, जैसे 12 एक एक्शन और आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि 12 क्या है, 12 महीने, 12 साल, 12 दिन, कुछ भी हो सकता है. मेटोनॉमी क्या होता है कि भाई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बता रहा है. जैसे लैंग्वेज. अब यहाँ पे लैंग्वेज सिर्फ ये नहीं है कि अलग अलग लैंग्वेज में कोई बात ना करे. लैंग्वेज बता रहा है रेसेस एंड कल्चर्स, कि कोई लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, कोई इंग्लिश नहीं, कोई हिंदी नहीं, कोई मराठी नहीं, कोई उर्दू नहीं. ठीक है, सब एक है अभी कुछ टाइम के लिए. ठीक है,
हाइपरबोल, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजरेट करके बोलने को हाइपरबोल बोलते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब इसका मतलब अगर देखो तो ये बोल रहा है कि भाई एक ही बार, एक अर्थ में एक बार ऐसी चीज हुई होगी। मतलब तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार हुई होगी। भाई मेडिटेट करते हैं लोग, शांत होते हैं, पहले भी बहुत हुए हैं, ऐसा थोड़ी कि एक पहली बार होगा ये कि अगर हम सब शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं। तो बढ़ा चढ़ा के इस बात को, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना इज हाइपरबोल। फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी, इमेजरी मतलब कोई भी चीज, कोई भी पार्ट आप, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी सेंटेंस पढ़ के अगर आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट हो जाए उस चीज की, तो दैट इज इमेजरी। ओके, लेट्स नॉट मूव आवर आर्म सो मच, तो आपके दिमाग में इमेज आई होगी। अब दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं, दूसरा भी सेम है, इमेजरी, कि भाई आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट हो जाए किसी भी लाइन को पढ़ के, दैट इज इमेजरी। ओके, नेक्स्ट है जक्सटपोजिशन। यस, जक्सटपोजिशन का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों को साथ में रखना। ध्यान से सुनो, दो अलग अलग चीजों को साथ में रखना, उनका डिफरेंस बताने के लिए। दो अलग अलग चीजों को साथ में रखना या सेम चीजों को साथ में रखना, अलग भी रख सकते हो सेम भी, उनका डिफरेंस बताने के लिए। कि विदाउट रश विदाउट एंजिन्स, विदाउट रश विदाउट एंजिन्स, एंजिन्स भी नहीं रहेंगे, रश भी नहीं रहेगा, तो दो अलग अलग चीजों को साथ में रख दिया उनका डिफरेंस बताने के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ यही नहीं है। ओके, सिंबॉलिज्म, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब भाई यहाँ पे सिंबॉलिज्म क्यों यूज हुआ है? क्योंकि बोला गया है कि फिशरमैन जो है वो सिर्फ फिशरमैन की बात ही नहीं करी जा रही, फिशरमैन सिंबलाइज कर रहा है वो हर एक हंटर को जो एनिमल्स को हंट करते हैं। तो सिर्फ फिशरमैन को एक वो बनाया है, उसके कंधे पे बंदूक रखी है कि फिशरमैन व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे, लेकिन वो कहना चाह रहे, सिंबलाइज फिशरमैन ये कर रहा है कि हर एक हंटर जो है वो क्या नहीं करेगा, वो हर्ट नहीं करेगा एनिमल्स को। ऑलिट्रेशन, जैसे कि हर जगह होता है भाई ऑलिट्रेशन, वी वुड, यस। फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल, हाइपरबोल इज लाइक कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक बहुत ही ऐसा मोमेंट होगा जो कभी पहले हुआ ही नहीं, तो बड़ा चढ़ा के बोल दिया है चीज को। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑलिट्रेशन अगेन, भाई वॉर्स विद डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच अजनेंस, आपका वॉवल साउंड वाला, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स। तो देखो वॉवल्स वाले सारे साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत जगह हो सकता है, सिर्फ यही नहीं। रेपिटेशन, रेपिटेशन जो होता है, आपके कोई वर्ड या कोई सेंटेंसेस या फिर कोई लाइनें रिपीट हो जाए तो वो रेपिटेशन है। अब आप बोलोगे मैम एनाफोरा से कैसे डिफरेंट है? एनाफोरा ना कोई सेम वर्ड कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक लाइन को स्टार्ट कर रहा है, दैट इज एनाफोरा। एंड रेपिटेशन, वर्ड कहीं पे भी आ जाए रिपीट हुआ होना चाहिए, ठीक है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स, वॉर्स वर्ड बहुत रिपीट हुआ है तो रेपिटेशन भी है। आयरनी, आयरनी का मतलब होता है कि भाई किसी चीज का कंट्रास्ट, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, मतलब कि वॉर्स विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर, ये तो आयरनी हुई, जीत तो हुई बट उसमें कोई बचा ही नहीं, आयरनी, ठीक है। या फिर मैंने और भी बहुत सारे आयरनी की एग्जाम्पल है, मतलब कि हंसी मजाक की बात यह है कि ऐसा हुआ बट कुछ उल्टा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग वाटर बट आई ड्रिंक 7 लीटर्स अ डे। तो मैं पानी पीना पसंद नहीं करती हूँ बट मैं 7 लीटर्स पी रही हूँ। आयरनी ही हुई कि जब पानी पीना पसंद नहीं करती तो 7 लीटर्स क्यों पी रहे हो? तो किसी बात का उल्टा, कॉन्ट्रास्ट, तो भाई बचा तो कोई, बट बोलते ना बहुत जगह आयरनी यूज होती है। विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, राइट। सिंबॉलिज्म, क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे। आप क्लीन क्लोथ्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? क्लीन क्लोथ्स सिंबलाइज कर रहे हैं वो सारे लोगों को जो कि अच्छे काम करने लग जाएंगे, बुरे कामों से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन भी यहाँ पे यूज हुआ है भाई। ऑक्सीमोरॉन जो है वो एक ऐसी लाइक पोएटिक डिवाइस है। देखो यहाँ पे विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, आयरनी भी है और ऑक्सीमोरॉन भी है कि भाई जीत तो हुई बट, अच्छा ऑक्सीमोरॉन नहीं है इसमें, यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन नहीं है, आप
कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कि एक तरह से है, इनडायरेक्टली है, बट आप जब विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर की पोएटिक डिवाइस लिखोगे तो आप लिख दीजिएगा कि दैट इज आयरनी, ठीक है, वो ज्यादा आपके लिए वैल्यूबल, इसको भी मैं समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर लिखा है, एंड ऑक्सीमोरॉन अगर देखा जाए ना तो दो ऑपोजिट वर्ड्स को किसी एक चीज को डिफाइन करने में लिख दिया गया हो, उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीमोरॉन का यूज नहीं हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली फाइट, ठीक है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है कि फाइट तो हुई बट फ्रेंडली थी, ठीक है, फ्रेंडली फाइट। या फिर लेबर्ड ईज, मतलब बहुत मशक्कत लगी बट वो चीज इजी थी, लेबर भी लगा बट इजी थी, दैट इज आपका क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीमोरॉन। ओके, ठीक है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स होता है कि दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स, अपने आप को जो चीज कॉन्ट्राडिक्ट करे वो पैराडॉक्स होता है। जैसे व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, तो यहाँ पे पोइट ने बोला है कि जो मैं चाहता हूँ वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो ये तो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। भाई ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग शांत रहें, स्टिल रहें, तो शांत रहना, स्टिल रहना तो इनएक्टिविटी ही है ना। मतलब कि अगर आप लाइन पढ़े, हालांकि आप उनकी भावनाओं को समझ गए हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेडिटेट करो, बट अगर लाइंस को पढ़ के आप देखोगे तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप शांत रहे, स्टिल रहे, पर मैं ये नहीं चाहता कि आप इनएक्टिव रहे। अब तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आप बोलो शांत रहो, स्टिल रहो, और आप ये भी नहीं चाहते कि हम इनएक्टिव रहे, तो क्या हम कैसे हाथ पैर हिलाएंगे तो हम शांत कैसे हो गए? दैट इज पैराडॉक्स, ठीक है। मेटाफोर, यस, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन मतलब मेटाफोर, ठीक है, कंपैरिजन जहाँ पे भी होगा मेटाफोर होगा। ट्रक इज यूज मेटाफोरिकली टू मीन इन्वॉल्वमेंट और डीलिंग। ट्रक यहाँ पे डीलिंग को, ट्रक को डीलिंग से कंपेयर करा है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप डेथ से उसे डील करें, राइट, दैट इज ट्रक, दैट इज मेटाफोर। ओके, हाँ ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे ऑलिट्रेशन, फिर अगेन इंजैममेंट। इंजैममेंट मतलब बिना फुल स्टॉप के अगर लाइंस चलती जा रही है तो वो इंजैम्ड है। जैसे यहाँ पे देखो कोई फुल स्टॉप नहीं है, स्टैंजा में कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो लाइंस आर इंजैम्ड, ओके, बिना फुल स्टॉप के। हाँ, विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन, ओके। हाइपरपोथेटिकल, हाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझते हो ना, आप बहुत यूज भी करते हो, ऐसी सिचुएशन जो कभी हो नहीं सकती। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मैं उड़ने लग जाऊं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग फॉर वंस वी कुड डू नथिंग। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम एक बार के लिए, मतलब एक बार के लिए कुछ ना करें। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, कुछ ना भी कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे उस टाइम पे भी। जैसे कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, तो एटलीस्ट मैं बैठी ही हुई हूँ, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम कुछ ना करें। कुछ ना करें मतलब तब भी कुछ कर रहे होंगे, मतलब मेडिटेट कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही मेडिटेट कर रही, बट मेडिटेट तो कर रही हूँ। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कुछ ना करे, तो मतलब वो तो डेथ पे ही होता है फिर, राइट। पर्सोनिफिकेशन, हाँ, पर्सोनिफिकेशन वो होता है जो कि मैंने आपको काफी बारी बताया है कि नॉन ह्यूमन चीज के आगे ऐसा वर्ड लगा देना जो आप ह्यूमंस के लिए यूज करते हो, उसको ह्यूमन बना देना। जैसे माइक सिंगिंग, माइक गाना गा सकता है क्या? आप माइक पे गाना गा सकते हो, माइक गाना नहीं गा सकता। तो ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट, साइलेंस इंटरप्ट कर देगा। भाई साइलेंस कैसे इंटरप्ट करेगा? साइलेंस ऐसे आके खड़ा होगा आपके सामने और बोलेगा रुक जाओ, इंटरप्ट कर देगा आपको? नहीं, साइलेंस इंटरप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हाइपरबोल, बड़ा चढ़ा के बोलना, अ ह्यूज साइलेंस, भाई बड़ा चढ़ा के बोला, ह्यूज साइलेंस क्या होता है? ह्यूज साइलेंस तो हो नहीं सकता। अगर शांति भी है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ आवाज आ रही होती है, जैसे अभी कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है। इमेजरी, आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट हो जाना। मेटाफॉर, कंपैरिजन, थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, तो मेटाफॉर यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। Here the metaphor suggests that our relentless pace of life and lack of self understanding akin to threat of death। हाँ, तो नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्टली हुआ है, तो जो भी चीजें इनडायरेक्टली हुई है उन्हें आपको देखने की जरूरत नहीं है, ओके, डेफिनेटली नहीं देखने की जरूरत है।
ओके तो पहला है पर्सोनिफिकेशन, कैसे अर्थ कैन टीच अस। अर्थ सिखाएगी कैसे, लकड़ी लेके स्टिक लेके माइक पहन के अर्थ आके सिखा के जा रही है। अर्थ के सामने आपने टीच लगा दिया, उसे पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सटेंडेड मेटाफोर, तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इमेजरी, आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट हो जाना, तो इमेजरी होती है। इमेजरी, ऑलिट्रेशन, अजनेंस, ये तीनों पोएटिक डिवाइस ऐसी है जो हर पोएम में आपको अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि कंट्रास्ट जहाँ पे डायरेक्टली उल्टा दिखा दिया, दैट इज कंट्रास्ट। ओके, एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, सब कुछ डेड होता है फिर कंट्रास्ट में सब कुछ जिंदा भी हो जाता है। ओके, रेपिटेशन, भाई बार बार रिपीट हो रही है, नाउ आई विल काउंट टू टेल एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो, तो भाई ये जो रिपीटेशन है, रिपीट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो, अच्छा कुछ कुछ पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको नहीं समझाई, तो प्लीज उसे रिफर ना करें, उसे ना देखें, बिकॉज वो जो पोएटिक डिवाइस है वो भी किसी इंसान ने ही लिखी है, एंड वो उन्होंने अपने वे में लिखी है, एंड आपको वो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी सही नहीं है, तो प्लीज उसे आप नहीं देखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका आज का होमवर्क, आप इसे एक बार रीड करेंगे आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के वो 5 वर्ड्स आप ज़रूर चैट बॉक्स में छोड़िएगा, ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। एंड कुछ भी नहीं समझ में आया, यू हैव डाउट सेक्शन अवेलेबल 24/7, आप डाउट्स वहाँ पे पूछे, प्लीज़ वैलिड डाउट्स पूछें, ताकि डाउट्स की मात्रा या फिर डाउट का जो नंबर है वो ज़्यादा ना हो, एंड जब ज़्यादा नहीं होगा तो हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होगा। जो आपने कमेंट करना है, कुछ बात करनी है, वो आप डाउट्स में ना पूछे, क्योंकि डाउट्स मैं नहीं देखती हूँ, डाउट्स कोई और देखता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये बातें आप थोड़ी सी ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।